तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म और एलिमिनेशन चेंबर भाई इस पॉइंट पे बिल्कुल स्टैक्ड पेपर व्यू लग रहा है भाई। बहुत ही ज्यादा मजेदार मैचेस अच्छे तरीके से बनाए जा रहे हैं इस पीएलई के लिए और ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चांस है कि मैं एलिमिनेशन चेंबर देखने भी जा रहा हूँ। उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें रेसल इंडिया के यूट्यूब पे, आप ब्लॉगिंग चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मुझे फॉलो करते रहो बिकॉज जैसी जो भी अपडेट्स आपको उसके रिगार्डिंग मैं देने के लिए रेडी होऊंगा वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। लेकिन आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन काफ़ी इंटरेस्टिंग शो था, बहुत सारी चीज़ें आगे के लिए पता लगी हैं और बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करना चाहता हूं बिकॉज वीडियोस थोड़ी ऐसी इधर उधर आ रही हैं तो मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा इंट्रो में यहाँ पे टाइम। तो कोडी रोड्स करते हैं शो को स्टार्ट। वो बात करते हैं किस तरीके से कौन उनका अपोनेंट हो सकता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया। वो कुछ नाम लेते हैं यहाँ पे जैसे कि सीएम पंक, लोगन पॉल, जॉन सीना और ऑल्सो ड्रू मैकिंटायर। और वो यहाँ पे बोलते हैं कि सोलो सिकोआ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो ड्रू मैकिंटायर को बुरा लग जाता है इस बात का कि उनको इतनी आसानी से हल्के में मेंशन कर दिया ऑल्सो ड्रू मैकिंटायर बोल के। तो ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं भाई ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो कोडी रोड्स ने दोबारा ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पे ट्रॉल करा और वो कहते हैं ऑल्सो ड्रू मैकिंटायर और जोर लगा के उनके सामने उनके चेहरे पे। तो ड्रू मैकिंटायर को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। आते हैं बाहर जेकब फाटू और जेकब फाटू यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि कैसे वो ऑल गैस नो ब्रेक्स हैं। वो एलिमिनेशन चेंबर के लिए आज क्वालिफाई करेंगे और वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतेंगे, वापस लेके आएंगे उस टाइटल को ब्लड लाइन में। तो ड्रू मैकिंटायर के साथ उनकी थोड़ी सी यहाँ पे बहस जरूर होती है लेकिन ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं। वो कहते हैं मैं तो ऑलरेडी चेंबर में क्वालिफाई कर चुका हूं, मुझे तेरे से पंगा लेने की क्या जरूरत है, अगर तू क्वालिफाई करेगा हम तब की तब देखेंगे। और फिर कोडी रोड्स भी जेकब फाटू को बोल देते हैं भाई तू मेरे टाइटल की तरफ तो देख रहा है, क्लियर है कि तुझे मेरी चैंपियनशिप चाहिए, तो अगर तुझे मेरे से मैच चाहिए तो ठीक है लेकिन उसके लिए पहले तेरे को चेंबर जीतना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा एंड देन यू एंड मी एट रेसलमेनिया होने की पॉसिबिलिटी है। तो आज जो स्मैकडाउन का मेन इवेंट था डेमियन प्रीस्ट, जेकब फाटू एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन एक स्पॉट के लिए था क्वालिफायर फॉर द एलिमिनेशन चेंबर, उसके ऊपर मैं आता हूं। लेकिन इससे पहले सेगमेंट खत्म होती आ जाते हैं सोलो सिकोआ। वो अरीना में अराइव होते हैं, ऑल वाइट कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं और जेकब फाटू यहाँ पे निकलने लगे थे रिंग से। कोडी रोड्स उनको रोकते हैं और जेकब फाटू कहते हैं पहला वर्ड तो मैं ही सोलो सिकोआ के साथ करूंगा। कोडी कहते हैं ठीक है पहले तू बात कर ले, लेकिन लास्ट वर्ड जो होगा आज स्मैकडाउन पे वो मेरा रहने वाला है सोलो सिकोआ के साथ। तो डेफिनेटली दोनों लोग सोलो सिकोआ के अगेंस्ट जा रहे थे और ये काफी इंटरेस्टिंग आगे बिल्ड हुआ, इसके बारे में बात करता हूं। नाओमी का मैच हुआ चेल्सी ग्रीन के साथ, एलिमिनेशन चेंबर का एक क्वालिफायर था और मैं सिंपल सी बात यहाँ पे बोलूंगा भाई चेल्सी ग्रीन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है, उनको क्यों तुम ऐसे मैचों में डालते हो जहां पे उनको हराना पड़े। तो अगर उनको हराना ही था तो इससे बढ़िया तो क्वालिफायर में डालते नहीं, एटलीस्ट चैंपियन की वो वैल्यू तो बनी रहती। लेकिन एनीवेज नाओमी क्वालिफाई कर चुकी हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज आज फाइनली देखने को मिली कि जेड कारगिल का जो अटैक हुआ था उसके ऊपर कुछ अपडेट फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू ने दी है। तो निक कॉल्डिस को एक एनोनिमस सोर्स से यहाँ पे एक अपडेट मिल गई और वो आके वीडियो दिखाते हैं जिसमें दिख रहा है कि कैसे एम्बुलेंस थी जहाँ पे जेड कारगिल थी और उसके साइड से वहां से रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन निकल रही थी। तो क्लियरली बियांका का और नाओमी का जो शक है वो अब रकेल और लिव पे आ गया है। लेकिन नाओमी के अगर आप रिएक्शंस देखेंगे उस सेगमेंट में तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, थोड़ा ओवर रिएक्ट था कि हाँ इन्होंने ही किया है। तो वो कहीं ना कहीं जाके एट दी एंड नाओमी पे ही जो है वो गाड़ी रुकने वाली है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने टीज इसलिए करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज जेड कारगिल ऑब्वियसली रेसलमेनिया से पहले तो वापस आई जाएंगी, ये मुझे लगता है ऐसा होने वाला है। अब सैमी ज़ेन रिस्पॉन्ड करते हैं केविन ओवेंस को और ये वाली सेगमेंट देखने के बाद और केविन ओवेंस का आज रिस्पॉन्स सुनने के बाद मेरा एलिमिनेशन चेंबर में जो जाने का मन है वो और भी ज्यादा कर रहा है। बिकॉज सैमी ज़ेन बोलते हैं आके सबसे पहले तो देखो भाई कि केविन ओवेंस ने जिस तरीके से मुझे हर्ट करा, मैं क्लियर्ड बिल्कुल भी नहीं हूं, मेरे को काफी दर्द हो रहा है। और वो कहते हैं कि फ्रेंडशिप के कितने अलग अलग मीनिंग है। कहा मैं एक तरफ केविन ओवेंस की इंजरी के बाद रॉयल रंबल के उसके मैच के बाद उसके पास खड़ा था, डॉक्टर्स को बोल रहा था कि भाई इसको कुछ हो तो नहीं गया, और दूसरी तरफ केविन ओवेंस कैसी फ्रेंडशिप मेरे से चाहता था कि मैं जाके कोडी रोड्स को धक्का दे दूं लैडर से ताकि वो चैंपियनशिप जीत पाए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। और यहाँ पे सैमी ज़ेन क्लियरली बोल देते हैं कि अभी मैं क्लियर नहीं हूं लेकिन जब भी मैं क्लियर होऊंगा मैं वापस आऊंगा और मैं केविन ओवेंस से एक बार फिर से लड़ना चाहूंगा। ये चीज यहाँ पे खत्म बिल्कुल भी नहीं हुई है। और केविन ओवेंस का जो इसके ऊपर रिस्पॉन्स था वो और भी ज्यादा जबरदस्त था बिकॉज उन्होंने ये बात बोल दी कि सैमी तू क्या यहाँ पे आके बात कर रहा है और मुझे बता रहा है कि तू पेन में है, असली पेन में तो मैं हूं बिकॉज पिछले एक साल में 3 लोग जिन पे मैं सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था वो मेरे अगेंस्ट अब टर्न कर चुके हैं। तो केविन ओवेंस यहाँ पे बात करते हैं सैमी ज़ेन से कि तू मुझसे लड़ना चाहता है
परफेक्ट ये चीज है भाई, बिकॉज ऑब्वियसली तू मुझसे लड़ना चाहता है तो एक प्लेस है जिससे बेटर वो प्लेस नहीं हो सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू क्लियर्ड है या फिर नहीं है, लेकिन अगर तेरे को मेरे से एक फाइट चाहिए इन टोरंटो ओंटारियो कनाडा एलिमिनेशन चेंबर में, केविन ओवेंस ने चैलेंज कर दिया सैमी ज़ेन को और वो कहते हैं कम फाइंड मी एट एलिमिनेशन चेंबर। तो ये मैच ऑफिशियल तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों कैनेडियन हैं। कनाडा में 60-70 हज़ार लोग यहाँ पे भरने वाले हैं स्टेडियम के अंदर, तो डेफिनेटली वहां पे केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन से बड़ा कोई कैनेडियन ऑडियंस के लिए मैच नहीं हो सकता है। केविन ओवेंस ने यहाँ पे ब्रेट हार्ट की वो एक बार फिर से जैकेट भी पहनी हुई थी और वो काफी इमोशनल भी थे, लेकिन खफा भी थे कि सैमी ज़ेन उनका पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहा, और अगर उसको ये चाहिए तो अब मैं उसको रियल पेन दिखाऊंगा। केविन ओवेंस जो है वो रियल पेन दिखाएंगे अब सैमी ज़ेन को। ये जो उनकी नेक पे अटैक करा ये तो कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं तेरे को मैं असली पेन तो तब दिखाऊंगा जब तू मेरे सामने आएगा। तो अनबिलीवेबल था इन दोनों का प्रोमो और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मैच मुझे लगता है होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर में। मोटर सिटी मशीन गन्स की एंट्रेंस मुझे जबरदस्त लग रही है। आई डोंट नो कि आज कुछ चेंज हुआ, लेकिन जिस तरीके से वो गन की आवाज साउंड इफेक्ट्स थे, पायरो बजा, वो मुझे बहुत पसंद आया। लॉस गार्जा को यहाँ पे उन्होंने हरा दिया, कुछ भी खास था नहीं। इसके बाद जेकब फाटू काफी ज्यादा केओस कर रहे थे बैक स्टेज, लेकिन फाइनली सोलो सिकोआ के लॉकर रूम में वो जाते हैं और सोलो सिकोआ उठ के बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फैमिली को लेट डाउन करा। इस बात का उनको आइडिया है। सोलो कहते हैं कि किस तरीके से जब से वो उला फाला हारे रोमन रेंज से, उनको समझ नहीं आ रहा था उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है और उनको एक छुट्टी की जरूरत थी, एक टाइम ऑफ की जरूरत थी। लेकिन सारी चीजें सोचने के बाद अब वो वापस आ चुके हैं, वो सही फील कर रहे हैं और एक बार फिर से वो अपने मिशन पे जाएंगे ताकि वापस वो लेके आ पाए अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट जीत के एक चैंपियनशिप लेके आ पाए ब्लड लाइन के अंदर। और वो सोलो यहाँ पे जो है सपोर्ट देते हैं पूरा जेकब फाटू को कि ये पूरी कहानी तभी शुरू होगी जब तू क्वालिफाई करेगा फॉर द एलिमिनेशन चेंबर, और मैं चाहता हूं कि तू जाके उस मैच के लिए क्वालिफाई करे। और इससे पहले जेकब फाटू वहां से जाते उनका हाथ पकड़ के सोलो सिकोआ कहते हैं आई लव यू जेकब। और क्लियरली ये लाइन जो इतने टाइम से आई लव यू सोलो वाली चल रही थी जेकब की तरफ से, आज सोलो ने भी अपनी पूरी रिस्पेक्ट दिखाई जेकब के लिए। लेकिन जो मेन इवेंट में हुआ उसके बाद ये चीज कैसे ट्विस्ट मार सकती है उस पर भी मैं अभी आता हूं। इसके बाद बहुत ही मस्त सेगमेंट थी भाई। नाकामुरा आके सबसे पहले कंप्लेंट कर रहे थे कि किस तरीके से यूएस चैंपियनशिप के लिए ज्यादा कंपटीशन नहीं है, तो एलए नाइट आके उनको कन्फ्रंट करते हैं। फिर मिज भी यहाँ पे आ जाते हैं और मिज यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी चाहते थे। वो कहते हैं भाई मैं डिजर्व करता हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो फिर से गुन गाते हैं कि वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन है ये वो, एलए नाइट उनको रोक देते हैं और कहते हैं भाई तेरा भी समय आ चुका है जॉन सीना की तरह, तेरे को भी रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, तू भी अपना फेयरवेल टूर जो है वो बुक कर दे। तो मिज यहाँ पे रोने की एक्टिंग करते हैं जैसे वो बहुत ज्यादा उनको बुरा लग गया, लेकिन वो कहते हैं भाई तूने मुझे रुलाया, लेकिन लास्ट वीक तो एलए नाइट तू कह रहा था कि मैन भी रोए तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो एलए नाइट यहाँ पे कहते हैं कि किस तरीके से मिज तू कोशिश तो कर रहा है, तेरे सारे एक्कोलेट्स सबको पता है, तेरी अचीवमेंट्स पता है, लेकिन यू स्टिल सक। तो मिज जहां पे एक यूनाइटेड स्टेट्स अपॉर्चुनिटी मांग रहे थे चैंपियनशिप की, एलए नाइट उस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि किस तरीके से ड्रू मैकिंटायर और मिज जो है वो सबसे आगे हैं, नेक टू नेक है उस लिस्ट में, अगर हम बना रहे हो क्राई बेबी बिचेस की। ये भी बात एलए नाइट ने बोली और मिज यहाँ पे फिर बोलते हैं एलए नाइट तू मेरे से मेजर अप नहीं होता, हमारा रिज्यूमे जो है वो कभी भी मेल नहीं खाएगा, चाहे मैं WWE से रिटायर भी हो जाऊं। लेकिन उसके बाद एलए नाइट इस बात पे अड़े हुए थे कि द मिज सक्स, और यहाँ पे निक ऑल्डिस आके इन दोनों के बीच में मैच बना देते हैं जहां एलए नाइट ने डिफीट करा मिज को और वो ऑब्वियसली अब नंबर 1 कंटेंडर बन जाएंगे। तो इतनी बकवास करने के बाद भी मिज ने इस मैच को हारा ही है। तो पिछले 10 साल से रेलेवेंस जो है वो मिज की जैसी रही है WWE में, बिल्कुल वैसा ही है। और एट द एंड एलए नाइट का जो प्रोमो है वो ट्रू हो गया। तो मिज यहाँ पे हारने के बाद बैकस्टेज कार्मेलो के पास चले जाते हैं और कहते हैं हम दोनों मिलकर एक टीम बना लेते हैं यार, बिकॉज मुझे तो कोई भाव देता नहीं है, बिकॉज मेलो डोंट मिज, ये उनका मानना था। लेकिन कार्मेलो इसको क्रिंज यहाँ पे फील हुई, वो चले जाते हैं रिंग में और अपनी लूजिंग स्ट्रीक को अब वो विनिंग स्ट्रीक में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके लिए ट्रिपल एच ने उनको फीड करा आज R-Truth को। कार्मेलो इसको यहाँ पे इस मैच में विक्ट्री दी गई। अब अलेक्सा ब्लिस कन्फ्रंट करती हैं नाया जैक्स को बैक स्टेज और ऑब्वियसली काफी फ्रेंड्स थे एक टाइम पे जब लास्ट टाइम अलेक्सा ब्लिस एक्टिव थी। लेकिन इस पूरी सेगमेंट में जो एक पार्ट हमें नोटिस करना चाहिए कि स्क्रीन पे कुछ तो वायद 6 का आया था जो कंफर्म करता है कि अलेक्सा का ये जो रिटर्न हुआ है स्मैकडाउन पे वो वायद 6 के साथ एक पॉइंट पे जाके जुड़ेगा। और जबकि वायद 6 को स्मैकडाउन में ट्रांसफर करा गया है, अभी तक उनका कोई नामो निशान इस शो के ऊपर है नहीं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि उसको भी WWE कैसे बना सकती है। टिफनी का मैच होता है नाया जैक्स के साथ फॉर द विमेंस चैंपियनशिप। ये रीमैच था, काफी बढ़िया मैच इन दोनों ने दिया। ऑनेस्टली बैक एंड फोर्थ था, नाया जैक्स के पास मोमेंट थी लेकिन टिफनी किक आउट करे जा रही थी। लेकिन एट द एंड कैंडिस लेरे जो है यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन कॉज करती है, मैच खत्म हो जाता है। और ट्रिश स्ट्रैटस जो कि आज रिंग साइड पे थी और उन्होंने हिंट
भी दिया कि वो एलिमिनेशन चेंबर में इन्वॉल्व होंगी, कहीं ना कहीं वो आके यहाँ पे टिफनी की मदद करती हैं और उसके बाद शार्लेट फ्लेयर आके अटैक कर देती हैं टिफनी को और ऑफिशियली उनको चैलेंज कर चुके हैं रेसलमेनिया के लिए। इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो हमको पता नहीं था। शार्लेट वर्सेस टिफनी होगा फॉर द विमेंस चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 41 और उसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस बैकस्टेज कन्फर्म करती है टिफनी को और कह देती हैं कि हम नाया और कैंडिस को चैलेंज करेंगे टोरंटो में एट एलिमिनेशन चेंबर। तो एक विमेंस का टैग टीम मैच भी आप कंफर्म मान सकते हैं। होम टाउन है ट्रिश का टोरंटो, वहां पे वो रेसल करने वाली है, काफी बड़ी बात हो सकती है। अब इसके बाद जिमी ऊसो यहाँ पे बैकस्टेज थे, वो जे ऊसो को आराम से बैठ के प्रोमो देख रहे हैं रेसलमेनिया के लिए और वहां पे ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं ऑब्वियसली अपनी बकवास करने के लिए। लेकिन ड्रू मैकिंटायर बिंग ड्रू मैकिंटायर जिस तरीके से वो एक मैनेस बनने की कोशिश करते हैं, वो आके जिमी को याद दिलाते हैं भाई तेरे पास कुछ है नहीं, लास्ट ईयर तू अपने भाई से लड़ रहा था, इस बार तेरे पास कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट तू मैरिड है तो तेरे को वैलेंटाइंस डे पे कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो चल तेरे लिए एक बढ़िया बात हो गई। लेकिन सुपर किक पड़ती है ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पे बकवास करने के लिए, उनको रिस्पॉन्स मिलता है और नेक्स्ट वीक अब जिमी ऊसो का मैच होने वाला है ड्रू मैकिंटायर के साथ 1-on-1। लेकिन इस शो का जो मेन इवेंट था ये ट्रिपल थ्रेट मैच एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफायर, जेकब फाटू, डेमियन प्रीस्ट और ब्रॉन स्ट्रोमैन। एक बार फिर से डिसेंट रेसलिंग मैच यहाँ देखने को मिला, इंटरफेरेंस डिस्क्वालिफिकेशन सब लागू होता है ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर और जेकब फाटू अपना जो हिप अटैक है वो लगाना चाहते थे स्टील चेयर गले में डाल के ब्रॉन स्ट्रोमैन के, लेकिन वो उनके ऊपर उल्टा पड़ जाता है और फिर यहाँ पे सोलो सिकोआ आ जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर और एक सोलो स्पाइक मार देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को। लेकिन उसके बाद कोडी रोड्स की इंटरफेरेंस देखने को मिली जो सोलो सिकोआ के साथ ब्रॉल कर पड़ते हैं और इस सबका फायदा मिल जाता है डेमियन प्रीस्ट को, जिन्होंने लगाई एक साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर जो काफी इंप्रेसिव था और वो क्वालिफाई कर चुके हैं फॉर द एलिमिनेशन चेंबर। तो काफी लोग बोलेंगे कि जेकब फाटू को इस मैच में होना चाहिए था, लेकिन हमको समझना पड़ेगा कि सोलो सिकोआ ने वापस आके जेकब फाटू को सपोर्ट करा है, लेकिन जेकब वो चीज कर ही नहीं पा रहा, जेकब अपने आप को वहां तक लेकर नहीं जा पाया। और अगर अब सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होता है एलिमिनेशन चेंबर में फॉर द चैंपियनशिप और वहां सोलो भी हार जाते हैं, तो जेकब और सोलो की आपस में नहीं बनेगी कि कौन वहां तक ब्लड लाइन को अब लेके जाएगा। तो उस वजह से मे भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे सोलो सिकोआ जो हैं वो जेकब फाटू से ही लड़ेंगे रेसलमेनिया में और ये शो एंड होता है कोडी रोड्स और डेमियन प्रीस्ट खड़े रिंग के अंदर हाथ मिलाते हैं कि मे भी पोटेंशियली बिकॉज डेमियन प्रीस्ट एलिमिनेशन चेंबर में आ चुका है तो शायद कोडी रोड्स का वो भी पॉसिबल अपोनेंट बन सकता है, जो सबको पता है कि होने नहीं वाला। तो एक स्पॉट बचा है अब खाली मेंस वाले मैच में, जो कि या तो सेथ रॉलिंस या फिन बैलर लेके जाएंगे और रकेल रॉड्रिगेज मोस्ट लाइकली जो है वो फाइनल स्पॉट लेके जाएंगी विमेंस के एलिमिनेशन चेंबर मैच में। तो ये था आज का स्मैकडाउन का रिव्यू। कोशिश रहेगी आपके लिए जितनी वीडियोस बना सकता हूं उतनी बनाऊं, जल्दी AEW मैं देख रहा हूं उसके ऊपर कुछ जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।